अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर पर्सन मुनीसे जहांगीर तातील पर हैं, लिहाजा तब तक इसकी जिम्मेदारी मैं ही अदा करूंगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दूसरे साल के आगाज में ही शदीद तनकीद की जद में आ चुकी है, जिसकी बुनियादी वजह खराब मुआशी सूरत हाल और इसके इक़दामात करार दिए जा रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए एक जानिब तो अपोजिशन के रहनुमा और JUI फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के लिए हमें तैयार दिखाई दे रहे हैं, और मजीद आपको यह बताएं कि दूसरी जानिब नून लीग वजीर आजम इमरान खान का नाम ECL में डालने का मुतालबा करते हुए 2020 को इलेक्शन का साल करार दे रही है, जबकि इस तमाम सूरत हाल में डील की बाज़गश्त एक बार फिर से सुनाई दे रही है। उधर PTI हुकूमत का 300 अरब रुपए का कर्जा मुआफी का इक़दाम भी शदीद तनकीद की जद में है, जिस पर पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिया है कि इमरान खान के मुशीर कैसे अपनी कंपनीज पर वाजिबुल अदा कर्जा मुआफ कर सकते हैं। अब ऐसे में कई सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। पहला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च सोलो होगा या नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके शरीके सफर होंगे, और अगर एहतजाजी तहरीक चलती है तो फिर हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। दूसरा यह कि हुकूमत ऑपोजिशन की हर जमात से आखिर क्यों लड़ना चाहती है। तीसरा यह कि साल 2020 क्या वाकई इलेक्शन का साल होगा, क्या यह सिर्फ ख्वाहिश है या फिर जमीनी हकायक कुछ ऐसे बन रहे हैं। आखिर में सबसे अहम सवाल, ऑपोजिशन की आम क़यादत तो जेलों में है, तो फिर क्यों डील की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो ये हैं वो सवाल जिनके जवाब आज हम लेंगे। कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान की मईशत पे भी डिबेट का मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि हुकूमत से कहेंगे कि पाकिस्तानी मईशत को अगर उसके पास बचाने के लिए और रेस्क्यू करने का कोई प्लान नहीं है तो बराए मेहरबानी वो इस्तीफा दे। पाकिस्तान की मईशत को हम उस सतह पे नहीं लेके जाना चाहते जहां हमें इंटरनेशनल बेल आउट की जरूरत पड़े, क्योंकि जब इंटरनेशनल बेल आउट आएगा पाकिस्तान के लिए तो उसके साथ जो शर्तें आएंगी वो हमारी सलामती के लिए नाकाबिल कबूल है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑन फायर। सबसे बड़ा फेलियर है वो है ही वो अनफॉर्चुनेटली इससे आगे नहीं निकल रहे कि मेरे अब्बू को छोड़ दो, मेरे अब्बू को छोड़ दो। हम कह रहे हैं आप ले जाए अपने अपने अब्बू, सिर्फ आप ये करें कि हमारे पैसे हमें दे दें। डिस्क्रेडिट इस वक्त इसलिए हो रही है अपोजिशन कि जो इस वक्त मरियम नवाज शरीफ का या बिलावल साहब का या दूसरे जो लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, कभी लोगों की बात नहीं करते। मेन जो फोकस है अपोजिशन का वो सिर्फ इसके ऊपर है कि जरदारी से पैसे ना लो छोड़ दो, नवाज शरीफ साहब से पैसे ना लो छोड़ दो। ये होना नहीं है, पैसे दो अब्बू लो। जब ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का एग्रीमेंट हुआ उसमें एक टैक्स लगा था, वो टैक्स लगा था कि हम ये पाइपलाइन लाएंगे, पाकिस्तान के अवाम अपनी टैक्स से ये पाइपलाइन लाएगा, पाकिस्तान के फाइनेंस के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। हमने गरीबों की जेबों से पैसे निकाले, 225 अरब रुपए हमने जमा किए, जबकि 6 अरब का टोटल कास्ट था। उन अदारों ने ले लिए, उन बड़े लोगों ने सरमायादारों ने ले लिए, अपने पास डाल दिया, उसमें काम भी किया। 3-4 दिन पहले वो सारे पैसे जो गरीबों की जेब से निकले वो सारे उनको बख्श दिए। और हुकूमत में बैठे हुए 4-5 लोग ऐसे हैं जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं, उनको 10-10, 15, 20-20, 50-50 अरब का फायदा हुआ। मैं नेब को कहता हूँ आंख खोलनी चाहिए। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है, तब नजर आएगा कि हमारे अदारे आजाद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये केस पड़ा हुआ है, उसको उठाना चाहिए, इधर वजीर आजम को आना चाहिए, इधर अपनी स्टाइल से कहें कि ये क्या हुआ। डाका मारा गया है खुलेआम, पार्लियामेंट के अंदर भी इस इशू को उठाएंगे, एडजर्नमेंट मोशन डालेंगे, जिसको भी फायदा हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये था हुकूमती और अपोजिशन मौक़िफ़। इस वक्त हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। फरहान बुखारी साहब हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। सेनेटर बहरामन तंगी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, ये इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अली परवेज मलिक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है वाया DSNG, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अहमद जवाद साहब ने आना था, उन्होंने वादा कर रखा था, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर वो नहीं आए। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको टेलीफोन लाइन पर ले सकें या फिर PTI के किसी और रहनुमा को टेलीफोन लाइन पर ले सकें, ताकि PTI का वर्जन भी सामने आ सके। सबसे पहले अली परवेज साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। ये बताइएगा,
अभी तो फकत 1 साल हुआ है और कुछ दिन हुए हैं हुकूमत कायम किए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आखिर 1 साल की कारकर्दगी पर आप लोग कैसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आबिद अली, अपने प्रोग्राम में आज दावत दी। देखें, ये जो डिमांड, ये जो एहसन इकबाल साहब की तरफ से आज आई है, इसके पीछे अगर वही क्राइटेरिया जो इमरान खान साहब जब कंटेनर के ऊपर खड़े होके हमें जो दर्स देते थे, अगर उसी मेयार के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस को, हम पहले साल की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें, तो ये बिल्कुल आपको अयां हो जाएगा इस हुकूमत से छुटकारा जल्द अज जल्द पाने के अंदर ही इस मुल्क के लिए बेहतरी है। आपके सामने है कि लोग जानते हैं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जब हुकूमत आखिरी साल कंप्लीट किया तो वहां पे फिस्कल जो डेफिसिट था हमारा, या जो फिस्कल खसारा जिसको आप कहते हैं, वो 2200 अरब का था। और लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि लुट गए, बर्बाद हो गए और इस मुल्क को अब आगे चलाना मुश्किल हो गया। वो आपने देखा कि इन्होंने जब अपना पहला साल कंप्लीट किया तो खसारा 3500 अरब का रिकॉर्ड खसारा इन्होंने किया। इसी तरह आप किसी भी मेयार के ऊपर, आप महंगाई की शरह देख लें कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इनको हैंड ओवर की, 5% के नीचे पिछले 5 साल की एवरेज थी। जिस तरह ये आए उसके बाद महंगाई ने क्रीप अप करना शुरू किया और आज सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर वो 50 कमोडिटीज जो एक गरीब आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी की अपनी गुजारने के लिए जो चाहिए होती हैं, उनकी इंडेक्स की मेजरमेंट होती है, अगर आप उसको देखें वो 15% के करीब छू रहा है। इसके अलावा आपकी हर इंडस्ट्री जो है वो क्राइसिस के अंदर है। ऑटो सेक्टर उठा लें, जो गाड़ी 20,000 महीने की गाड़ी बिकती थी आज 12,000 गाड़ी बिक रही है। सीमेंट प्लांट्स अपने जो है वो रोज के रोज लाइनें बंद कर रहे हैं और यहां पे इमरान खान साहब जो है रिकॉर्ड पेस के ऊपर कर्जे ले रहे हैं। आपने देखा कि इन्होंने पहले साल के अंदर ऑन एवरेज तकरीबन $1 बिलियन अ मंथ का एक्सटर्नल कर्जा लिया है। और उसको जब आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की परफॉर्मेंस के साथ, तो पिछले 5 साल के अंदर तकरीबन $34-35 बिलियन लिया गया, जिसका मतलब यह था कि $7 बिलियन साल का। और उसके साथ साथ आपने 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट भी लगा लिए, 2,000 किलोमीटर की आपने मोटरवेज भी बना ली, तकरीबन 8,000 किलोमीटर। कुछ नहीं हुआ था ना पहले आप ये टोटल आप 5 साल की कारकर्दगी अपनी बता रहे हैं ना, पहले साल तो नहीं हुआ था ना ऐसा। बिल्कुल ठीक आप अली कह रहे हो। आपसे बात किया है कि क्या आपको डायरेक्शन वो नजर आती है कि जिसके तहत आपको ये अश्योरेंस या ये कॉन्फिडेंस हो कि हमने मुल्क को सही डायरेक्शन के अंदर डाल दिया है, वो बिल्कुल नजर नहीं आती। इनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या है कि मोहम्मद डैम का ठेका अपने किस वजीर को देना है, 300 अरब रुपए गरीबों की जेब से निकाल के GIDC के अंदर किस तरह से अपने वजीरों को बेनिफिट देना है। इनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है, ये लोगों को अलिफ लैला की कहानी सुना के हमारे ऊपर नाजिल हो गए हैं और सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और गरीब आदमी की इन्होंने जिंदगी अजीरन कर दी है। अच्छा, ये इनका मकसद था। और इसके साथ साथ आपने देखें इन्होंने आपकी नेशनल सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। आपके सामने है कि मोदी ने जो 70 साल इंडिया ने इस इशू को भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं जरा सेनेटर बैरमन तंगी साहब की तरफ चलूंगा। बैरमन साहब, आप जरा बताइएगा, आपको क्या लगता है, नून लीग सही मुतालबा कर रही है 1 साल के अंदर, या दीगर अपोजिशन पार्टियां सही मुतालबा कर रही हैं कि हुकूमत घर चली जाए या फिर मिड टर्म इलेक्शन हो जाए या इमरान खान इस्तीफा दे दें? ये सही बात है या फिर टाइम मिलना चाहिए? जिस तरीके से बिलावल साहब ने आपसे कुछ दिनों पहले कहा था कि हुकूमत की बरतरफी सही नहीं है, इनको पूरा टाइम मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, थैंक यू सो मच। फर्स्ट शो है आपके साथ। कोशिश करूंगा कि जो वक्त आप देते हैं, मेरे ख्याल में चैनल्स अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो कमिटमेंट करके टॉक शोज पे आते हैं तो उनसे न भागे, और साथ साथ फिर जब टॉक शो में बैठे हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कौन के सामने ले आए ताकि वो भी फैसला करे। एग्जैक्टली। अली साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जहां तक आपके 1 साल के बाद अपोजिशन की डिमांड्स है या उनका मुतालबा है कि रिजाइन दे दे, घर चले जाए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब जाली मैंडेट के जरिए ये लोग सेलेक्ट होके आ गए तो तकरीबन तमाम जमातों ने ओत लेने से इनकार किया था। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डेलीगेशन भिजवा के तमाम अपोजिशन को एक नुक्ते पे मुत्तफिक करके हम चले गए वहां पार्लियामान, और पार्लियामान के फ्लोर से पहली स्पीच रिकॉर्ड पे है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान साहब को कहा कि आप नफरत और जिद की सियासत छोड़ दें। ठीक। अभी आप
वो चाहे गद्दों की हैं, चाहे आप जिसकी भी जानवरों की हैं, आप पीएम भी हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम और हम सब के पीएम हैं। आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। आप अच्छी लेजिस्लेशन ले आए, आप अच्छे बिल ले आए, आप पाकिस्तानी कौम के लिए, आप इस इकोनॉमी के लिए आप आए, हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा, जब एक हुकूमत ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन अपने मैनिफेस्टो और अपने मंशूर पे 1% एक साल में अमल न करे और आपकी इकोनॉमी और आपकी फॉरेन पॉलिसी गोइंग डाउन डे बाय डे, तो फिर हुकूमत वक्त की पार्लिमानी निजाम में अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है सही कि वो हुकूमत चेंज करने की बात करे। हमने बार बार कहा पार्लियामान के फ्लोर से कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन जब मुल्क के पीएम साहब अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं, अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहते हैं, कश्मीर इश्यूज पर पार्लियामानी लीडर को कॉल नहीं कर सकते हैं, बेशक वो मोदी को बार बार फोन करे, वो अटेंड न करे, बेशक ये बेइज्जती करे, मुल्क की भी बेइज्जती करी, इस स्टेटस की भी बेइज्जती करे, इस कुर्सी की भी बेइज्जती करे, लेकिन मैं अपोजिशन लीडर और पार्लियामानी लीडर से लीडर जो जितनी भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनके साथ हाथ मिलाना नहीं चाहता हूं। अच्छा। देखिए, आपको अपोजिशन लीडरशिप मानना पड़ेगा, उनको उनकी स्टेटस देना होगा, तब आप पार्लियामान की माहौल को साजगार बना के पूरी दुनिया को मैसेज दे सकते हैं कि हम एक है, हम यूनाइट है फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, फॉर द सेक ऑफ फॉरेन पॉलिसी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डजंट नो अबाउट हाउ टू रन द गवर्नमेंट। मैं समझता हूं कि हमें चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की धरती के लिए, कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए पार्लियामान के फ्लोर से आवाज उठाए और हम इनकी हिदमत करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका मौके पर आ गया कि मतलब पार्लियामान को मजबूत करना चाहिए और ऑपोजिशन को सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जिस तरीके से हुकूमत कर रही है, आप कहते हैं ये गलत है। राना मुबशिर साहब सीनियर एंकर पर्सन, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब राना साहब, जरा आपकी तरफ आ जाता हूं, आप क्या समझते हैं इस वक्त ऑपोजिशन जिस तरीके से पीटीआई को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है और तनकीद का रुख पीटीआई की तरफ हो गया है, वजह क्या है? पीटीआई की कारकर्दगी खराब है, इस वजह से ज्यादा तनकीद हो रही है पीटीआई पर, या फिर ऑपोजिशन के लिए हमदर्दियत पैदा होती जा रही है, एक हमदर्दी की लहर आ रही है, इस वजह से तनकीद हो रही है? देखिए, हर हुकूमत जो होती है ना जी, वो लेके चलती है 3 pronged स्ट्रेटेजी। अब 3 pronged स्ट्रेटेजी ये होती है कि एक तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के साथ चलती है कि लॉन्ग टर्म एक्शन लिए जाए, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है उसकी, एक होती है मिड टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म। सही है। जो हुकूमत इस वक्त चल रही है, हुकूमत चल रही है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो उसकी अच्छी है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है और उसके ऊपर टैक्सेशन है, ठीक है, उसके अंदर फ्लॉज है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रेजुअली उसको एड्रेस किया जाएगा, उन इश्यूज को इमीडिएटली वो इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे, लेकिन ट्रैक ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, हो रही है, उसके अंदर जो फ्लॉज है उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम ही एड्रेस किया जा सकेगा। टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन का निजाम जो है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही होगा, इमीडिएटली वो इफेक्ट्स उसके नहीं आएंगे। सो ये होगी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अब मसला ये है कि वेयर इज द शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी एंड वेयर इज द मिड टर्म स्ट्रेटजी, क्योंकि ये स्टेट है, स्टेट जो है, अवाम जो है, उनको रिलीफ डे टू डे चाहिए होता है, अवाम को डे टू डे रिलीफ ऐसा नहीं मिल रहा। बिल्कुल। फिर उसके बाद महंगाई है, महंगाई को एड्रेस नहीं किया जा सक रहा। उसके अलावा जनाब एक और इशू खड़ा हो जाता है कि जनाब ये जो टाइम पीरियड है, ये स्पेन है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और जनाब मिड टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के दरमियान वाला जो टाइम स्पेन है, उसमें जो लोग सफर कर रहे हैं, जैसे बिजनेस सफर कर रहा है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, वो स्ट्रेटजीज हमें नजर नहीं आ रही। तो आप ये कह रहे हैं पीटीआई की स्ट्रेटजी उनके गले पड़ गई एक तरीके से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्ट्रेटजी जो है वो साइड बाय साइड होनी चाहिए किसी भी कंपनी को। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाई हुई है ना, अगर वो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म भी स्ट्रेटजी रखते तो ज्यादा बेहतर होता, यही बात है ना? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल वो जरूरी है। अगर नहीं होगा तो कोई भी स्टेट हो, कोई कंपनी हो, कोई भी चीज हो, वो नहीं रन की जा सकती, क्योंकि जो अवाम है उसके सब्र का पैमाना हो जाता है लबरेज। सही। अब देखा जाए, देखें, यही डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात जो की गई थी, IMF ने जो की थी, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी की थी, ये नून लीग के साथ भी की थी, लेकिन उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। द रीजन वेयर, और क्योंकि हार्ड डिसीजन ऐसे थे जो कि अगर कोई भी जो पार्टी है वो ले लेती, ये हार्ड डिसीजन थे जो कि अगर पीपल्स पार्टी लेती या नून लीग लेती तो उसका वोट बैंक जो है कम होता।
लेकिन उन गवर्नमेंट्स ने, उन हुकूमतों ने ये डिसीजन नहीं लिए। ठीक है, उनके अपने रीजन थे जो मैंने बताया कि उनका वोट बैंक जो है कम हो जाएगा, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिए। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्ट्रेटजी भी साइमल्टेनियसली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो लोग जो है, देखिए साल लोगों ने बर्दाश्त किया, ब्लेम गेम चलती रही, पीपल्स पार्टी नून लीग ब्लेम करती रही पीटीआई को, पीटीआई ब्लेम करती रही दोनों जमातों को, वो सिलसिला चलता रहा। नाउ 1 year हैज गॉन पास्ट, 1 साल गुजर गया। अब आगे लोग जो है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज इवॉल्व करनी है, और ऑपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करेगी और टफ टाइम देने की कोशिश करेगी। यानी कि स्ट्रेटजी में एक जौहरी तब्दीली लानी चाहिए। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूं और फरहान बुखारी साहब की तरफ चलता हूं। फरहान साहब, आप क्या कहेंगे? पीटीआई को अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहले साल जो स्ट्रेटजी रही है अवाम की जानिब से पजीराई नहीं मिली है, बल्कि कहा जाए जो तनकीद पहले मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी पर होती थी, अब जरा पीटीआई की तरफ तोपों का रुख हो चुका है। तो बेहतर यह है कि कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिससे अवाम को रिलीफ मिले, तभी पीटीआई ऑपोजिशन का मुकाबला कर सकती है, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। भाई ये लफ्ज़ स्ट्रैटेजी जो है, ये पाकिस्तान के सियासत के हवाले से जितना मिसयूज हुआ है, और आज से नहीं बल्कि साल साल से हो रहा है, वो उसकी मिसाल कहीं दूर दूर तक नहीं मिलती। माजी में नवाज शरीफ साहब तो गवर्नेंस और मुआशी सूरत हाल पर बात कर रहा हूँ सर। जी, मैं भी उसके हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि कोई स्ट्रैटेजी होगी तो फिर उसके कोई नताइज निकलेंगे ना। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब के जमाने में जो मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा झटका लगा, और ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में सामने मंजर आम पे आए। इकोनॉमिक सर्वे उनकी हुकूमत का आखिरी आप उठा के देख लें, 5 साल में एक्सपोर्ट क्रैश हो गई, 5 साल में कर्जे इतने ज्यादा लिए गए, अंधाधुंध इसहाक डार साहब ने एलोकेशन फराहम की सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ पे टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बहुत ही ज्यादा खराब था। तो वो बहुत बड़ी हिमाकत थी जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। सही। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं इस हुकूमत पे। इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि 1 साल से ज्यादा हो चला है, लेकिन लोग कहते हैं और तनकीद जायज है कि कई दफा तो ये लगता है कि एक हाथ को दूसरे का नहीं पता होता। सही है। कोई हंगामे की एक कैफियत है, और उस कैफियत में जब तक कि आप ये ना फैसला करें कि भाई इलेक्शन भी गुजर गया, डी चौक भी गुजर गया, अब आपको आके हुकूमत को सही तरह से संभालने की जरूरत है। मुल्क में मईशत के हवाले से जो अहम तरीन शोबे हैं, खासतौर से जो ज़राअत का शोबा है, ज़रूरी मईशत साल से पाकिस्तान की बहुत कमजोर रही है, और इसका तदारक ना नवाज शरीफ साहब के जमाने में हुआ, ना उससे पहले आसिफ जरदारी साहब के जमाने में हुआ। बातें बहुत हुई हैं, आज भी बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन एग्रो इकॉनमी जो कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी होना चाहिए, उसे बिल्कुल कमजोर कर दिया गया है, और उसे रिवैम्प रिवाइव करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ये IMF का प्रोग्राम, तो आजकल एक अजीब सी बात हम सरकारी हलकों में सुनते हैं, और वो ये है कि जी अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ख्यालात हैं वो एक जगह पे मिल गए हैं, और पाकिस्तान अमेरिका की अफगानिस्तान के हवाले से मदद कर रहा है, तो इसलिए कम से कम अगले 2-1 साल तो IMF प्रोग्राम को कुछ नहीं होता। ये अब एक नई मंतक है जो कि सामने आई है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या होगा, और पाकिस्तानी मईशत का क्या होगा, और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या है, इसके बारे में आज के अरकान बाला में मेरे ख्याल में बहुत कम लोग सोच रहे हैं। और जितना जल्दी अहम उमूर को काबू किया जाए, मेरे ख्याल में वजीर आजम इमरान खान और सिर्फ PTI के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुआशी सूरत हाल भी काफी हम देख रहे हैं कि खराब है, और सियासी सूरत हाल भी लग ही रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद खराब होगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं लॉकडाउन करने। उन्होंने 31 अगस्त तक की वज़ीर आज़म इमरान खान को कि वो मुस्ताफी हो जाएं, और अगर वो मुस्ताफी नहीं हुए तो फिर वो इस्लामाबाद आएंगे और एक बड़ा लश्कर लेकर आएंगे। तो इस पर मजीद बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल है, और सबसे अहम बात यह है, सबसे बल्कि अहम सवाल यह है कि आया मौलाना सोलो फ्लाइट चलेंगे या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी उनकी शरीक सफर होगी। तो इसका जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक अगेन। अब जरा रुख करेंगे अली परवेज मलिक साहब की जानिब एक बार फिर, और उनसे जो मौलाना फजलुर रहमान ने लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है उसमें आया नून लीग शरीक होगी या नहीं होगी और किस हद तक वो शरीक होगी, इस पर ही बात करते हैं। अली परवेज साहब, आप जरा बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान अभी तक इस हवाले से क्लियर कट मैसेज नहीं ले पाए हैं मुस्लिम लीग नून से, या मुस्लिम लीग नून का क्लियर मैसेज अभी तक सामने नहीं आ सका है कि आया वो शरीके सफर होगी मौलाना फजलुर रहमान की या नहीं, जरा बता दीजिएगा सर। जी अलीमिया, मैं उससे पहले जरा जो 2-3 बातें फरहान में जरा उनके ऊपर टच अपॉन कर दूं, क्योंकि जरा जल्दी कर लीजिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात की। जी मैं जल्दी कर देता हूं। अच्छा, बात यह है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जब हुकूमत हैंड ओवर की ना पीटीआई को, तो एक्सपोर्ट तकरीबन $23.5 बिलियन के करीब थी, और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 40% की डिप्रिसिएशन के बाद जो अपने पहले साल के अंदर एक्सपोर्ट क्लोज की है वो तकरीबन वहीं पे खड़ी है, बल्कि 1-2% नीचे है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि रिकॉर्ड कर्जे लिए वो बिल्कुल 14,000 अरब से कर्जा उठ के 24,000 अरब के ऊपर गया, जिसका मतलब है 2,000 अरब साल का कर्जा लिया। पर एक तवील लिस्ट है ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर 11,000 मेगावाट के बिजली के प्लांट और बाकी चीजें मैंने गिनवाई वो सामने लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 7,600 बिलियन का कर्जा पहले साल में लिया है, और आपको किसी जगह के ऊपर कोई ईंट लगी हुई नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मैं अफसोस के साथ यही कह रहा था आपको कि हमें तो वो डायरेक्शन भी नहीं नजर। सवाल की तरफ आ जाए, क्योंकि शौकत बसरा भी आ गया, उनसे भी मुझे उनका पार्टी ओपिनियन लेना है। काइंडली आप जरा अच्छा सवाल अब जो बाकी बात फरहान साहब ने की बिल्कुल ठीक है कि वो इस मुल्क की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने के लिए स्ट्रक्चरल करेक्शंस करनी है। उसको आप उसी वक्त कर सकते हैं कि जब आप इस मुल्क के अंदर ये जो पोलराइज्ड माहौल है उसको किसी तरह डिफ्यूज कर सकें और अपनी सारी की सारी नेशनल लीडरशिप को एक मेज के ऊपर बिठा सकें और वहां पे बैठ के वो ये तयन कर ले कि हमारे मुल्क की अब नेशनल प्रायोरिटीज क्या है और उसके ऊपर हमने इंप्लीमेंटेशन का रोड मैप क्या बनाना है। जब तक ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीके साफ कंटेनर से नहीं उतरेगी तो ये इसी गुम चक्कर के अंदर फंसी रहेगी और बार बार इसी तरह लोगों की जिंदगी अजीरन करेगी। अब आपने बात की जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अक्टूबर की डेडलाइन दी हुई है, देखें वो हम इस चीज के ऊपर सारी ऑपोजिशन पार्टीज इन अग्रीमेंट है कि इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस इस लेवल के ऊपर आ गई हुई है कि इनसे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जाए। उसका लाएअमल क्या होना है, उसके लिए ऑपोजिशन ने यही तय किया है कि जो रहबर कमेटी है वो जब कन्वीन करेगी और उसके अंदर सारी ऑप्शंस को, जो पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस ऐसी रहबर कमेटी की मीटिंग के अंदर जिसके अंदर शहबाज साहब अवेलेबल होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवेलेबल होंगे, फजलुर रहमान साहब अवेलेबल होंगे, तो वहां पे बैठ के तयन करेंगे कि कौन सा पता किस वक्त चलना है। पर उस वक्त अगर जब तक फॉर्मल डिसीजन ना आए तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी अनाउंसमेंट जरूर हो सकती है, जॉइंट ऑपोजिशन की तरफ से नहीं है अनाउंस। चलें ठीक है। अब जरा शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया, एक तो आपको वेलकम करूंगा शो में। सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगा, चूंकि आप पहले सेगमेंट में नहीं थे, हम बात कर रहे थे हुकूमती कारकर्दगी पर और जो ऑपोजिशन अब तनकीद का निशाना बना रही है और मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है आप लोगों से, इस पर जरा बात करनी है। जरा सर ये बताइएगा, फकत एक साल के अंदर इतनी तनकीद हो रही है आपकी हुकूमत पर और कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी जो है वो आप लोगों ने सही सेट नहीं की है, सिर्फ चोर का नारा है या फिर गिरफ्तारियों की बात है, फिर विफाकी वज़रा ट्वीट में लग जाते हैं, ट्वीट वापस लेनी पड़ जाती है, कभी एक वजीर कुछ ट्वीट करता है, दूसरा वजीर कुछ ट्वीट करता है। तो फोकस मईशत पे किया जाए, सिस्टम पर किया जाए, मैनेजमेंट पर किया जाए, माफ करने के ऊपर पूरा फोकस है। भाई पहली मेरी तो दुआ ये है और हम सब मिलकर ये दुआ करें, मुहर्रम का बाबरकत महीना शुरू हुआ है जो हमें ये सबक देता है, कुर्बानियों का लाजवाल एक दास्तान है। बिल्कुल सही कहा। आए दुआ करें कि जिन ने हमारे वतन अजीज को लूटा है, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने गरीब आदमी को आज इतना गरीब तर कर दिया है और जो लोग इन गरीबों का खून चूस कर अरबपति और खरबपति बन गए हैं, आए सब मेरे साथ मिलकर आमीन बोले कि अल्लाह ताला उनको गारत करे, अल्लाह ताला उनको दोज़ख में जगह दे और उनकी नस्लों को भी नेस्तो नाबूद कर दे, जिन्होंने सरकारी पोजीशन हासिल करने के बाद हमारे वतन अजीज को लूटा। और आज वो लोग जो लूट रहे हैं, मैं आज उनके मतलब भी कहूंगा, माजी में लूटा या अब लूटा, अल्लाह ताला उनको गर्क कर दे और गारत कर दे। सब बोले आमीन। मैं बोल देता हूँ आमीन। सब वो भी बोले ना, उन्हें बोले आमीन। सब आमीन कह रहे हैं सर, सब आमीन। माशाल्लाह। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमी है, माशी चैलेंजेस है, हमारी गवर्नमेंट अब फेस कर रही है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने इस इकोनॉमी को दुरुस्त करना है
जिसको 70 साल लगे हैं इनको खराब करने में, इसको बेड़ा गर्क करने में, 32,000 अरब का कर्जा देने वाली पार्टियां 600 करोड़ रुपया डेली उसके ऊपर सूद अदा कर रहे हैं। तमाम इदारों को ये हड़प कर गए, बल्कि एक इदारा भी ऐसा नहीं है जो मुनाफा बख्श छोड़कर गए हो। और अंदाजा करें ये इनकी हिम्मत है, बल्कि क्योंकि फॉलोअर्स हैं पार्टी के, कि इनकी दीदा दिलेरी देखें कि इनकी क्यादत, अदालतों ने कहा है करप्ट और बददयानत है, हमारी क्यादत को अदालतों ने कहा है कि वो अमीन है, सादिक है। तो मेरे भाई मुझे बताइए कि आप समझते हैं कि 70 साल का गंद 1 साल में साफ हो सकता है? आज आप इंडिकेटर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह करंट अकाउंट सारा कम होने लगा है, डॉलर और पाउंड नीचे आ रहा है, पेट्रोल और डीजल में हमने रिलीफ दिया है, लेकिन हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और अब आप ये देखिए कि हमने जो कहा था हम टैक्स कलेक्शन करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना 90% टारगेट 2 महीनों में अचीव किया है। लेकिन इन दोनों को तो मैं कहता हूँ बजाय इसके कि ये अपनी क्यादत से कहें कि हमें शर्म आती है उस क्यादत की जिसके हम फॉलोअर्स हैं, इनको बजाय इसके कि उनके ऊपर लान तान करें, उनको कहें कि इन्होंने उनकी वजह से, देखिए ना, मैं ये समझता हूँ ये बदनाम हो रहे हैं। ठीक, ये बदनाम हो रहे हैं लोग। लेकिन बसरा साहब एक तरफ आप ये बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है जिसमें 300 अरब रुपए, जिसमें असल भी है, सूद भी है, वो भी माफ हो रहे हैं। तो फिर ये भी तो तनकीद आप ही के खाते में आएगी ना। फिर दूसरी जानिब देखें, बात पहले मेरी तो बात सुन लें सर, मेरा सवाल तो कंप्लीट होने दें। प्ली बार्गेन आप लोग पहले उसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, आज फिर फव्वाद चौधरी कह रहे हैं पैसा दो और अब्बू ले जाओ। अब जाहिर सी बात है वो प्ली बार्गेन को सपोर्ट कर रहे हैं, दीगर विफाकी वज़ीर प्ली बार्गेन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक का स्टैंड अलग है, दूसरे का स्टैंड अलग है। सर आबिद भाई, बड़ी बदकिस्मती है कि ये पार्टियों के लोग चैनल्स पे आ जाते हैं लेकिन पढ़ के नहीं आते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, इनको अल्लाह का नाम खुदा के लिए। अब मैं बताता हूँ क्या कुछ समझ नहीं आ रही है। और अब मैं समझता हूँ कुछ चैनल लगे हुए हैं कि जी तमाशा हो गया, अपने दोस्तों को माफ कर दिया कर्जा। नहीं मेरे भाई, हुआ ये था जब पाक ईरान लाइन मंसूबा साइन किया था, पीपल्स पार्टी का दौर था। अच्छा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उस वक्त 37 सार्फिन पे और डोमेस्टिक पे एक सरचार्ज लगा दिया था। अच्छा, केपी गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने ना सिर्फ वो सरचार्ज खत्म कर दिया बल्कि ये भी कहा गया कि जो रिसीव किया गया वापस करें। उसके बाद चलिए शॉर्टली मुझे बता दें, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में जो दुआ कराई थी ये चीज उसके साथ साहब मैं सिर्फ एक सवाल कर लूं, आपने ये एक्ट पढ़ा हुआ है? मेरी बात दिल पर हाथ रख के बताइए, आपने एक्ट पढ़ा हुआ है? मेरे भाई आप खुल के बात कीजिएगा, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे लूं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चली गई हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट ने भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड किया। अब हुआ ये है कि पंजाब के अंदर भी लोग अदालतों में गए हुए हैं। 315 केसेस है अप्रैल 2019 तक। हमने ये किया है, किसी का लोन माफ नहीं किया। अच्छा। हमने जो इन्वेस्टर है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है उसको ये कहा है कि 50% वो पे कर दें। अच्छा, और उसमें 50% उसको माफ कर रहे हैं, और वो भी टैक्स नहीं था, फीस जो लगाई गई थी। यहाँ पर शोर पड़ा हुआ है। और एक और बताऊं आपको, मुश्तरका मुफादत, इमरान खान साहब क्या कहते थे, तुम्हारे बाप का पैसा जो तुम माफ कर दोगे? उसके अंदर 4 सूबों के वज़ीर आला मौजूद होते हैं, जिसमें ये कहा गया कि हमें ये राइट ऑफ करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। और दूसरी बात मेरे भाई, एक और बात सुने मेरी, मैं फिर कह रहा हूँ कि चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के हवाले से, कोई आसान काम नहीं है। और खास तौर पे हालात में आप देखें ना, ये मुझे सिर्फ इतना बता दें, हमारी क़यादत आज 1 साल हो गया है, कोई करप्शन का स्कैम बता दें, कोई ये बता दें कि किसी कोई कट लिए जा रहे हैं, कोई कमीशन लिए जा रहे हैं। अब वो तो जाहिर सी बात है, जब अब जाहिर सी बात है जैसे ही आप लोगों का दौर आगे बढ़ेगा तो फिर सामने आएंगे। अभी फिलहाल जो स्कैम सामने आया उसको आपने खैर डिफेंड कर लिया है। अब जरा मैं बहरमन तंगी की सब अली आपको बता दूं, आप सर अली साहब थोड़ी देर मुझे दीजिएगा, जरा बहरमन साहब की तरफ मैं चलूंगा। बहरमन साहब आप जरा कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कि पहले मौलाना फजलुर रहमान के धरने की बात हो रही थी, इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि इतलात ये है कि जरदारी साहब मुकम्मल तौर पर फजलुर रहमान साहब के साथ जाना चाहते हैं, जबकि बिलावल साहब की सोच जरा मुख्तलिफ है। आगे जाके मंजरनामा क्या बन रहा है सर इस हवाले से? अली साहब, मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए देना चाहता हूं कि मैं समझता हूं और मैं चाहता हूं कि पीटीआई के साथी कुछ भागने वाले हैं, कुछ आने वाले हैं। अच्छा, तो उनको थोड़ा सा एहसास दिलाऊं कि सवाल का जवाब दे दे, तो मैं इसलिए बाकी बातों पे बात नहीं करता हूं। आपका जो सवाल है, देखिए जनाब फजलुर रहमान साहब पार्टी की लीडर है, उनका अपना एक मंशूर
अपना एक मैनिफेस्टो, अपना एक प्रोग्राम, अपनी एक पॉलिसी है। उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुकूमत के खिलाफ अक्टूबर का टाइम दिया था, सही है, लेकिन साथ साथ एक APC भी और एक रहबर कमेटी भी बनी है। तो मैं समझता हूं कि फजलुर रहमान साहब ने तो ऐलान किया है, लेकिन फजलुर रहमान साहब जाएंगे APC के फैसलों के साथ और फजलुर रहमान साहब जाएंगे रहबर कमेटी के फैसलों के साथ। अभी तक APC और रहबर कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या बाकी जमातों का, मुस्लिम लीग नून का अपना एक मंशूर है, अपना एक प्रोग्राम है, लेकिन है तमाम अपोजिशन जमातें। एक अलायंस होता है, एक अपोजिशन होता है। अलायंस जिस हुकूमत के साथ आप करते हैं, जैसे आज नालायक हुकूमत के साथ बहुत ज्यादा पार्टी हैं कि एक साल में वो अरबों रुपए पर कन्विंस करके, अरबों रुपए पे ओब्लाइज करके अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपोजिशन ऐसा है कि हर जमात अपनी पॉलिसी, अपना प्रोग्राम रख के फिर APC में उसको डिस्कस करते हैं और एक फैसले पर, एक पॉइंट पे मुत्तफिक होकर फिर आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि लॉकडाउन की जहां तक बात है, ये फैसला होगा रहबर कमेटी के बाद APC में, और APC में अगर तमाम जमातें मुत्तफिक हो गए इस बात पर, तो मेरे ख्याल में वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है राना साहब, मैं जरा आपकी तरफ आ जाता हूं। आप जरा बताइएगा सर, इस एहतजाज का आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे? और हुकूमत का क्या फिर उस वक्त क्या पॉलिसी होगी, किस तरीके से वो निपटेगी? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान तो बज़िद दिखाई दे रहे हैं कि कोई आए ना आए, वो भले से सोलो ही जाएं, सोलो फ्लाइट लेकर जाएंगे। देखिए मौलाना साहब बिल्कुल ठीक है जी, मौलाना साहब ने बिल्कुल तैयार किया हुआ है कि वो बिल्कुल सोलो फ्लाइट भी लेके जा सकते हैं और टफ टाइम देने की पूरा उन्होंने तैयारी की हुई है। तो आपको लग रहा है नून लीग पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी? देखिए ये एक बड़ा ट्रिकी किस्म की सिचुएशन होगी, क्योंकि हमने कई ऐसे मौके देखे। आप सेनेट का इलेक्शन देख लें, ठीक है, सेनेट के इलेक्शन में 64 लोग खड़े होते हैं, वोट निकलते हैं 50, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट आप देखते हैं जनाब के 64 लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हम लोग साथ हैं। उसके बाद जनाब जब वोटों की गिनती होती है, पता चलता है जनाब 50 लोग हैं, ठीक है। अब ये एक सिचुएशन है कि सारी जमातें इकट्ठी मिलकर निकलती है मौलाना साहब के साथ या नहीं निकलती है, दैट इज येट टू बी सी। इसलिए एक वो सिचुएशन जरूर बनेगी। मेरा नहीं ख्याल कि सारे मुत्तफिक होंगे, और अगर मुत्तफिक होंगे भी तो जो सारी बातें होंगी मौलाना साहब की 1, 2, 3, ये वो अल्टीमेट स्टेप भी लेना चाहते हैं मौलाना साहब, तो अल्टीमेट स्टेप के लिए क्या बाकी जमातें तैयार होंगी कि नहीं होंगी? अल्टीमेट स्टेप से मुराद ये है कि वो जनाब कहें कि हुकूमत गिराने जा रहे हैं, तो हुकूमत गिराने जाएंगे जब वो लोग, तो क्या बाकी जमातें साथ देंगी मौलाना साहब की कि नहीं देंगी? मेरा उसको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सही, मौलाना साहब खुद, यस हो सकता है मौलाना साहब खुद अपनी स्ट्रेंथ शो करें, पावर शो करें, उनके पास एक स्ट्रीट पावर है, लेकिन एक बहुत सिचुएशन होगी, इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि देखें आप एक चीज भूल रहे हैं, एनवायरमेंट जो है, लोग जो है, अभी भी आप थोड़ा सा एक ट्रेलर देख लें, बिजनेस नहीं है, बिजनेस यहाँ पे नहीं चल रहा, बिजनेस कम्युनिटी जो है, बिजनेस कम्युनिटी साथ नहीं चल रही, सही, यहाँ पे और लोग हैं, महंगाई है, वो लोग साथ नहीं चल रहे, ठीक है जी, वो लोग नाराज है। जब इमरान खान एक यहाँ पे आवाज देते हैं कि जनाब सब लोग बाहर निकले, तो आपने अभी देख लिया जुम्मे को क्या हुआ, सारे लोग बाहर निकल भी आए। जो भी रीजन था, मैं उसमें उस चक्कर में नहीं पड़ता कि कश्मीर के लिए निकले, कश्मीर की सॉलिडारिटी शो करने के लिए निकले, लेकिन लोग निकल आए। सही है। इससे नजर ये आता है कि जो भी है, जो कुछ भी हो, लेकिन लोगों को अभी भी एक होप है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। बिजनेस नहीं है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, महंगाई बहुत ज्यादा है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इमरान खान साहब की नीयत पे मेरे ख्याल में शक नहीं किया जा सकता, लेकिन इमरान खान साहब से आपके इर्द गिर्द कह रहे हैं कि इस हुकूमत से अभी भी होप है। लेकिन अब सवाल राना साहब ये बनता है, जो मैं फरहान बुखारी साहब की तरफ लेकर चलूंगा, कि फरहान साहब होप तो है लोगों को, लेकिन ये होप कब तक रहेगी? अगर यही मुआशी सूरत हाल रही तो ये होप कहीं टूट तो नहीं जाएगी आवाम की? और जिस तरीके से नून लीग दावा कर रही है कि 2020 इलेक्शन का साल होगा, जैसे कि आज एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे, तो लग रहा है आपको ऐसा होगा? भाई ये दूसरी पार्टियां भी, मसलन PTI, ये भी माजी में ऐसी हिमाकतें करते आए हैं, और सियासी जमातों की एक तारीख रही है अहमकाना बातों की। तो अगर नून लीग ने कह दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 2014 या 15 के धरने में आपको नहीं याद कि बार बार PTI ने यह दावा किया था कि इस साल के आखिर तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली जाएगी, वो फिर भी 2 साल और ऊपर निकाल गए थे। तो ये तो बातें ही बातें हैं।
मुल्क में मुझे नहीं लगता कि इस वक्त माहौल ऐसा है मजमूई तौर पे कि कोई भरपूर मूवमेंट ऐसी शुरू की जा सके जो कि कामयाब भी हो। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान की बात है तो वो बहरहाल उसे कौन इतना सीरियसली इस वक्त ले कि जी वो सोलो फ्लाइट पे जाएंगे। सोलो फ्लाइट भी करके देख लें उनके साथ कितने लोग खड़े होंगे, क्या उनकी हैसियत होगी। फिर राना मुबशिर ने जो हवाला दिया सेनेट इलेक्शन का, वो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत बड़ा फिक्रिया होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा वहां पे बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ। अब पब्लिक में लोग कुछ कहते हैं, आगे जाके उनकी बातें कुछ और निकलती हैं, कोई पॉल और फेल में इतना बड़ा तजाद है। तो मेरे ख्याल में ये बजाय इसके कि इस वक्त अपोजिशन पार्टीज को साथ जोड़कर पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उन पे एक बहुत डिटेल्ड और भरपूर पॉलिसी मैकेनिज्म रेकमेंड करना चाहिए और सोच समझ के करना चाहिए कि मुल्क में जो बहरान इस वक्त है, माशी सूरत हाल खराब है। अब आपने ये भी पूछा कि जी माशी सूरत हाल जो खराब है तो उसके नतीजे में आगे क्या होगा। आगे क्या होगा उसका दारोमदार अगले आने वाले महीनों में कई चीजों पे होगा। उसमें एक चीज तो हुकूमत की अपनी हैंडलिंग है मईशत की, इस वक्त बड़ी कमजोर है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बैनुल अक़वामी मामलात भी हैं। मसलन अगर तेल की कीमत किसी वजह से कम हो जाती है और उसकी वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक को कुछ रिलीफ मिलता है, सही, तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो हालात बनेंगे वही इस हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अब जरा अली परवेज मलिक साहब, चूंकि वक्त बड़ा शॉर्ट है तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये डील की बाज़गश्त तो पहले बहुत दिन सुनाई दी, फिर जो है वो एकदम खामोशी तारी हो गई, सकूत तारी हो गया, अब फिर ये बात सामने आई है। हामिद मीर साहब परसों एक प्रोग्राम में कह रहे थे, मालिक साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि आप लोगों को डील की पेशकश हुई है, सर इसकी एक तो तस्दीक कर दीजिएगा, तरदीद कर दीजिएगा। देखें अली मियां, उससे बसरा साहब ने जो आधी बात, अरे सर टाइम नहीं है, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें बेहतर है। नहीं मेरी बात सुने ना, बसरा साहब जो 300 अरब अपने दोस्तों की जेब में डाल के भागना चाहते हैं ना, उस रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी जरूरी है। पहली बात यह है कि जीआईडीसी जब 2011 के अंदर लगा ना तो वो किसी एक प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड नहीं था, उसके अंदर आईपीआई जरूर लिखा हुआ था, टापी गैस फील्ड भी थी और एलएनजी के आगे मेरे पास वक्त है, मैं इस पर जवाब दे दें। प्राइस इक्वलाइजेशन की भी बात की हुई थी और उसके अंदर 300 अरब रुपए हुकूमत के पास ऑलरेडी कलेक्टेड है और ये चंद मखसूस लोगों को 400 अरब के जिनके खिलाफ एरियर्स थे उसके ऊपर 50% का राइट ऑफ दे के, क्योंकि वो इनकी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए उनको बेनिफिट देना चाहते हैं, ये इनका किरदार है। चलिए बात आ गई मेरे भाई, जी भाई बिल्कुल उस पे देखिए, डील की बात यह है कि आप देखें ये कौम बखूबी वाकिफ है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, जब वो बेगम कलसूम साहिबा की तबीयत खराब थी उनको बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के इन केसेस का सामना करने के लिए पाकिस्तान आए थे, तो आज तो उनके पास कोई वजह भी नहीं है कि वो डील करके यहां से इन केसेस को अपने मंतकी अंजाम तक ना लेके जाए। बिल्कुल मौजूद है ये अकामे के पीछे उनको सजा, अरशद मलिक साहब की वीडियो और इस किस्म की ब्लैकमेलिंग के जरिए एक अवामी लीडर अगर ये 20 सेकंड से काइंडली बता दें जो डील की पेशकश हुई है कोई कहीं नहीं जा रहा, बसरा साहब को यहीं पे एहतसाब होगा इनका। बसरा साहब, मेरे ख्याल में बसरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। बैरमन तंगी साहब जरा आप बता दीजिएगा, आप लोगों को कोई डील की पेशकश हुई है? देखिए हमने हमेशा पाकिस्तान में एक स्ट्रांग डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए और सदारती जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस था उसकी ताकत को पार्लियामान ले जाने पर हमने हमेशा इस किस्म के डील किए हैं। हमने हमेशा पाकिस्तान में मजबूत जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की अवाम की डील की पेशकश नहीं हुई, डील जरूर की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 12 साल जेल में रहने के बाद और जुबान काटने के बाद भी हमने इस पाकिस्तान में रहने की और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की डील की। चलें, इस सवाल का जवाब नहीं आ सके कि आया डील की पेशकश हुई है या नहीं हुई है और की है या नहीं की है। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया था टेलीफोन लाइन पर, उनका बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर बहरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, राना मुबशिर साहब सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत।